तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि प्रिया कौन है। टैलेंटेड प्लस बोल्ड एंड हॉट सेक्सी एक्ट्रेस। जब कास्टिंग के लिए कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे कास्टिंग काउच जैसा कुछ हुआ? तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। काफ़ी बड़ा डायरेक्टर है हमारी इंडस्ट्री का। पीए का कॉल आया और उसने कहा कि आप समझ गए ना कि सर इज़ इंटरेस्टेड इन यू, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ये काम करना चाहती हैं तो उनके फ्रेंड्स भी वेट कर रहे हैं, आप आओगे तो फिर बातचीत होने के बाद एग्रीमेंट होगा। इतना बड़ा डेली सोप का प्रोडक्शन है, उसमें गई थी मैं ऑडिशन के लिए। दिन दहाड़े बंदा बदतमीजी कर रहा है मुझसे। You feel apologetic about doing this? मुझे पहले बाकायदा बताया गया था, आपको स्मूथ सीन देना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक शॉट देने पड़ेंगे, ये सब मुझे बताया गया था। तो एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ सेफ यू फील? ऑब्वियसली हम सारी जो स्मॉल टाउन से लड़कियां आती हैं वो यही सोचती हैं कि वापस घर नहीं जा सकते, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। उस चक्कर में बहुत सी लड़कियां बहुत गलत जगह पे भी चली जाती हैं। तो जो आपने बोल्ड स्टेप उठाया, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए था या फिर जो मुंबई के थपेड़े हैं या जो मुंबई का हार्डशिप है उससे लड़ने के लिए था? और सब ये नहीं लिख रहे कि अरे बोल्ड एक्ट्रेस है, कितनी सेक्सी है, कितनी हॉट है, नहीं, वो ये भी लिख रहे हैं कि टैलेंटेड एक्ट्रेस। तो ये इंडस्ट्री का सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? पहले मैंने एक तारक मेहता किया, उसके बाद मैंने फिर क्राइम पेट्रोल में एंट्री की। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था which has changed your life? वेलकम टू किस्से कहानियाँ अनफिल्टर्ड बाय नदीम अहमद। आज का एपिसोड स्पेशल होने वाला है बिकॉज वी आर डाइविंग इनटू द हाइज, द लोज एंड द ओ माय गॉड मोमेंट्स ऑफ एन एक्ट्रेस लाइफ। आई हैव वर्कड विथ हर एंड आई नो शी इज़ अ वेरी स्वीट एंड बबली पर्सन। प्लीज वेलकम प्रिया मिश्रा। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हैव अ सीट। कैसी हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया। तो प्रिया, ये बताइए, आप टीवी की संस्कारी हीरोइन रही हैं और क्राइम पेट्रोल की बोल्ड एंड फियर्स एक्ट्रेस भी। तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि प्रिया कौन है, संस्कारी या संस्कारों से आज़ाद? मुझे लगता है कि ना मैं ज़्यादा संस्कारी हूँ और ना मैं ज़्यादा बोल्ड हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरी शक्ल पे लोगों को दिखता है या नहीं दिखता, बट सब लोग कहते हैं कि नहीं ये वैम्प अच्छी लगती है, ये नेगेटिव रोल बहुत अच्छे कर सकती है। और मुझे आज तक, मैं खुद चाहती थी कि मुझे एक पॉजिटिव रोल मिले। शायद क्राइम पेट्रोल में 1-2 एपिसोड तक मैंने पॉजिटिव किया है, उसके बाद सारे डायरेक्टर्स को भी मेरे अंदर एक शैतान ही दिखा है और उन्होंने हमेशा मुझे नेगेटिव रोल दिया है। तो लोगों ने मुझे काफ़ी नेगेटिव रोल में बहुत पसंद किया है। तो मुझे लगता है ऑडियंस के लिए मैं एक वैम्प हूँ, एक बोल्ड किरदार हूँ, लेकिन पर्सनली मैं दोनों हूँ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों। तो नेगेटिव इन व्हाट सेंस? मतलब छेड़खानी करने वाली लड़की जो फुल आज़ादी से जीना चाहती है, जिसे मज़ा आता है हर चीज़ करने में, वो बहुत ज़्यादा बोलती भी है, बहुत ज़्यादा चुप भी रहती है, मतलब अपनी चीज़ों को फॉरवर्ड करती है सारी चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि मैं वैसी हूँ, जो मुझे लगेगा मैं मुँह पे बोल दूँगी, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेट हो, चाहे वो मेकअप रूम हो, चाहे वो मेरा खुद का घर हो, मैं बिंदास बोल देती हूँ। अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं बोल दूँगी, बस। हाँ, बहुत बार बिंदास बोलने के दोनों साइड इफेक्ट्स होते हैं। एग्ज़ैक्टली। और मेरे साथ बहुत बार केस हुआ है ऐसे कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली हैं और फिर वो सारी चीज़ें मुझ पर बैकफायर भी की हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी खुद की एक्सपीरियंस से सीखा है। तो अब इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, तो थोड़ा बहुत अब समझ में आ गया है। तो ये इंडस्ट्री का सफ़र स्टार्ट रेवा से आप हैं, रेवा से स्टार्ट कैसे हुआ, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? अब पता नहीं यार, मतलब मुझे लगता है कि हर किसी की एक स्ट्रगल स्टोरी होती है और ऑडियंस, सब जो फ़ैन होते हैं हमारे, वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे आए हो, क्या किया है आपने, कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे हो। लेकिन सबकी तरह मेरी भी एक नॉर्मल वही मिडिल क्लास फैमिली और सपने बड़े थे, बट टच वुड मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए परमिशन दी। हालाँकि पापा आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हुए थे मुझ पर, कि उन्होंने मुझे कहा था कि तू पहले एमपी में तो कुछ करके बता, तो फिर मैं तुझे इतने बड़े शहर जाने दूँगा। मतलब ऐसे क्या, मुंबई जाके क्या करेगी? तुझे क्या लगता है तू हूर की परी है जो तुझे वहाँ पे काम मिल जाएगा? और उस वक़्त मुझे सच में लगता था कि
बात तो सही है, मुझसे कितनी अच्छी-अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो वो बात तो पापा की करेक्ट है, कुछ तो करना पड़ेगा एमपी में। तो मैंने सोचा एमपी में क्या ही होता है, न्यूज़पेपर में कुछ रिक्वायरमेंट्स आती थी, जैसे मॉडलिंग्स की, रैंप शोज़ की, तो मैं रोज़ पापा से न्यूज़पेपर में वो जैसे न्यूज़पेपर लेते थे, मैं उनसे बोलती थी कि आप मुझे बस वो पेज 3 वाला जो पेज 3 कॉलम है, वो मुझे एक बार प्लीज़ पकड़ा दो। और मैं रोज़ उसमें देखती थी कि कोई तो मॉडलिंग का कोई रैंप शो निकले, और टचवुड 2-3 निकले उसमें। मैंने सब जगह अप्लाई कर दिया और शुरुआत अपने रीवा से ही की। तो रीवा में मिस्टर एंड मिस रीवा हुआ था 2015, और वहाँ पे मैं मिस रीवा बनी। वाओ! मेरे स्टार्ट विद अ अंदर बैंग ओनली। यस, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, डायरेक्ट विनर मतलब कुछ तो बात है मुझ में, अब पापा आप बताओ। तो पापा ने फिर एक कंडीशन रख दी कि अरे नहीं नहीं, ये क्या, ये तो रीवा है, छोटा शहर है, इसमें तो कुछ भी हो जाएगा, पूरे भोपाल इंदौर यहाँ कुछ करके बता। फिर मैंने बैक टू बैक बहुत सारे शोज किए, और किसी में विनर रही, किसी में रनर अप रही। तो ऐसे कर करके मैंने एमपी के अंदर अपनी एक जगह बना ली थी। तो फिर पापा ने मुझे कहा कि अब मैं तुझे इतना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि तू मुंबई जा, और मैं तुझे 6 महीने देता हूँ। 6 महीने में तुझे जो करना है तू कर, 6वें महीने में आऊँगा और तुझे लेके जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, 6 महीने तो बहुत है मुंबई में, अरे जाके यूँ मिल जाएगा काम, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन नहीं, 6 महीने मेरा मुझे आज भी याद है, मेरा मई 3 को मेरा बर्थडे होता है, और वो मेरा 5वां महीना था, और लास्ट 1 महीना था, तो मैं ऑलमोस्ट पूरी टायर्ड हो चुकी थी, मैं थक गई थी, मुझे लगा मुझे काम नहीं मिलेगा, मुझे घर जाना है, एक आखिरी बर्थडे मना के जाती हूँ यहाँ पे। और मैंने उससे 2 दिन पहले नीला टेलीफ़िल्म्स तारक मेहता के लिए ऑडिशन दिया था। तो टचवुड मेरी पूरी फैमिली का वो शो बहुत बड़े बहुत। फ़ैन हैं, इतना पसंद करते हैं, इतने टाइम से देख रहे हैं हम सब, खुद ही मैं उसको देख-देख के बड़ी हुई उस शो को। काफ़ी तो फेमस शो है, बहुत अच्छा भी है। बहुत अच्छा है, और उस टाइम तो अच्छा आता भी था, अभी थोड़ा-सा वैसे हो गया है, बट उस टाइम तो बहुत क्रेज़ था। तो मुझे तारक मेहता में एक अच्छा ट्रैक, 1 मंथ का ट्रैक मिल गया। वाह! तो पापा ने, तो जैसे ही मुझे देखा कि मैं तारक मेहता में आ रही हूँ, और बर्थडे के दिन ही मुझे कॉल आया कि आप कल से शूट पर आ रहे हो, तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा लो, बन गई मैं हीरोइन, अब बोलो। मतलब मेरे लिए तो था कि मैं स्टार बन गई, अब तो तारक मेहता से ओपनिंग हुई है, तो अब तो गाड़ी रुकने नहीं वाली है, अच्छी करेक्ट, खासी करेक्ट। जाएगी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, पहले मैंने एक तारक मेहता किया, उसके बाद मैंने फिर क्राइम पेट्रोल में एंट्री की, आप ही के साथ की। तो आप ही ने मुझे बुलाया मुझे था। याद है, मुझे याद है। ओह! मुझे याद है कि हम लोग मिडवे में थे शूट के, कुछ शूट के हाँ, 11-12 बज रहे होंगे, हाँ। और वो सीन खत्म, वो लोकेशन खत्म करनी थी एक्चुअली मुझे, और मेरे एसोसिएट ने बोला सर, क्योंकि वो एक्टर टर्न अप नहीं हुई, या हुँ, शायद जो थी वो कर नहीं पा रही थी। तो मैंने हाँ। कहा ये नहीं चलेगी, मुझे कुछ दूसरा किसी और को भेजो, और टाइम कम था, तो उसने दिखाया कि सर ये आई नो हर, तो आरू थी। अच्छा। हाँ, तो आई नो हर, मैं इनको बुला दूँ क्या? तो मैंने कहा यार कर लेगी ना? बोले हाँ, हाँ कर लेगी। मैंने कहा ठीक है, बुला दो। एंड लकीली यू वर फ्री एट दैट टाइम, और आप आ गई, 1 डेढ़ हाँ। घंटे में आ गई, और मैंने सीन बताया, कहा कि पहले पढ़ लो, और सीन बताया, एंड हम लोग 1 घंटे में वो 2 सीन करके निकल भी गए। मुझे तो बाद में पता चला था कि मतलब शायद रिप्लेसमेंट है या कुछ। हाँ। मुझे लगा था कि शायद ये ऐसे ही इस सीन के लिए ही मुझे बुलाया गया है। फिर जब बाद में पता चला और सब कह रहे हैं, "अरे! तुमने तो ऐसे ही कर दिया, वो इतना परेशान हो रही थी वो लड़की।" मैं बोला, "ऐसा क्या सीन है कि इतना हाँ, परेशान हो रही थी?" कुछ था नहीं उसमें, कुछ हाँ, था नहीं, एग्ज़ैक्टली कुछ था नहीं, और वैसे भी क्राइम पेट्रोल में इतना कुछ बोल्ड होता कुछ नहीं है। नहीं होता है। एंड आज भी तुम्हारा नंबर सेव्ड है उस एपिसोड के नाम से, प्रिया मिश्रा जिंटल लवर। हाँ, हाँ, अच्छी बात है। तो क्योंकि मैं नॉर्मली नंबर सेव नहीं करता हूँ जल्दी, हाँ, स्पेशली फीमेल एक्टर्स की। हाँ। तो मैंने कहा यार ये उसने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि फीमेल एक्ट्रेस की बहुत ज़रूरत पड़ती थी क्राइम पेट्रोल उसके में। बाद से ही मुझे फिर लीड मिलना शुरू हुआ है क्राइम हाँ, पेट्रोल में। स्लोली स्लोली, तो हाँ। अमित सर के साथ भी किया था मैंने, तो वो मेरा रोल फर्स्ट पॉजिटिव था, और 2-3 ऐसे ही एपिसोड। उसके बाद मैं पहले मर रही थी, अब फिर मार रही हूँ। फिर पहले मेरा रेप हो रहा था, अब मैं रेप करवा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होने लगी थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम पेट्रोल ने बहुत, बहुत हेल्प की है। मैं अगर सोचूँ कि अगर मैं सीधे डेली सोप में चली जाती या फिर वेब में चली जाती, तो शायद मैं अपने आप को पहचान नहीं पाती। मुझे एज एन लगता, एक्टर। हाँ, एज़ एन एक्टर मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाती। मुझे लगता है कि लुक से काम हो जाता है, लेकिन नहीं। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि लुक आप सिर्फ़ कुछ वक़्त तक दिखा सकते हो, करेक्ट। लेकिन जैसे ही आप अपने स्टेज पे होते हो, आप अगर परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहे हो,
तो फिर कोई आपको पूछेगा नहीं। मतलब एक बार के लिए आपको हर कोई आई कैंडी की तरह यूज़ ज़रूर कर सकता है, लेकिन आप दोबारा उस जगह पे वापस काम नहीं कर सकते टिल जब तक आपके पास वो काम करने की एबिलिटी ना हो। तो मुझे ये लगा कि क्राइम पेट्रोल ने मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने 3 साल दिए हैं इस क्राइम पेट्रोल को, तो मुझे वर्थ इट आई गेस। एग्ज़ैक्टली। और हर जगह मैं डेली सोप अब जो भी मैं कर रही हूँ, सब कहते हैं, "अरे यार, ये इतने बड़े-बड़े लाइन्स ऐसे कैसे याद कर लेती है?" मैं बोला, "अरे तुम लोग क्या समझोगे? तुम लोग एक दिन में 2 सीन करके थक जाते हो, हम लोग 20-20 सीन करते थे।" और पता है मेरे ही आगे मेरे को-एक्टर्स ना कहते थे, "अरे पता है मैं तो हार्नेस से वहाँ से कूदा हूँ।" मैंने बोला, "अरे मैं न ऐसे जंप मार लेती हूँ, नॉर्मली जंप मार लेती हूँ, मुझे इसके लिए इतना हार्नेस-वार्नेस।" पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कहाँ से आए ये लोग? कौन है ये लोग? मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इतना ज़्यादा वो लोग अपने आप को महान समझते हैं कि अरे डेली सोप में हमने हार्नेस से जंप लगा ली तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन हमने कहाँ नालों में अब तो मुझे मच्छर काटता है मुझे पता भी नहीं लगता है क्योंकि मैं क्राइम पेट्रोल में इतनी प्रो हो चुकी हूँ कि मुझे मच्छरों ने काटा हुआ है, खून ऐसे मुझे फ़ील होता था कि ये मच्छर काट रहा है और मैं डेड बॉडी हूँ, रोल हो चुका है। मुझे अच्छे से पता चल रहा है मच्छर डंक अंदर जा रहा है, ब्लड निकल रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे फ़ील हो चुकी हैं। मैं इस पूरे मड के जंगलों से वाकिफ़ हूँ, मुझे एक-एक चीज़ पता है। तो मुझे अब नहीं लगता कि किसी चीज़ एक एक्टर के लिए जो फ़ियर्स जो सारी चीज़ें होती हैं, वो मेरी सारी निकल गई है। तो अब मैं कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करूँ तो हाँ, मेबी शायद थोड़ा मैं डरूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मैं बहुत ज़्यादा रेडी हो चुकी हूँ, मुझे खुद को लगता है। नहीं, क्राइम पेट्रोल, मैं हमेशा जब भी किसी से बात करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, क्राइम पेट्रोल ने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, बहुत। बहुत कुछ दिया, एंड इट्स अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर आप एवरीवन। आप मानोगे नहीं सर, मुझे पहली पहचान क्राइम पेट्रोल से ही मिली थी। करेक्ट। मुझे मैं मॉल में जाती थी, "अरे! अरे! ये वही है ना जो मर गई थी?" जिंदा होकर आ गए। और वो आते भी ऐसे ही हैं, "अरे! क्राइम पेट्रोल में काम करते हैं ना?" मैं बोला, "हाँ, हाँ, हाँ।" आज भी मैंने इतने डेली सोप कर लिए, उसके बाद भी मेरी पहली पहचान क्राइम पेट्रोल ही है, मुझे हर कोई क्राइम पेट्रोल से जानता है। तो वो मुझे लगता है कि अचीवमेंट मेरी वहीं से शुरू हो गई थी। क्योंकि नंबर ऑफ एपिसोड बहुत ज़्यादा है, हुँ, क्योंकि आपने एक कैरेक्टर अभी किया और विद इन अ वीक आप उसका टेलीकास्ट भी हो गया, आपने हुँ, देख लिया, लोगों ने देख लिया, पसंद किया, हुँ। एंड देन शायद अगेन आप दूसरे कैरेक्टर में जा रहे हो, तो एक जो जो आउटपुट है, हाँ, जो आउटपुट है वो बहुत हुँ, जल्दी देखने को मिल जाता है। हाँ, कल हम वेब करें, हुँ, फ़िल्में करें, हुँ, ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिगर मीडियम हुँ, जो और बेटर है, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग है, 6-6 महीना, 1-1 साल लग जाता है हाँ, आपको स्क्रीन पे देखने के लिए, हाँ, आपको अपनी खामियाँ देखने के लिए, हाँ। कि यार ये सीन में और बेटर कर सकता कर था। सकते थे। बीइंग अ डायरेक्टर मैं अपने ऑल्सो, बीइंग खुद एन के एक्टर पुराने ऑल्सो, एपिसोड्स देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे यार! ये क्या किया? क्या किया है? ओह! मतलब मुझे खुद को ऐसा लगता है कि ये और मैं उस टाइम बड़ी कॉन्फिडेंट होती थी कि अरे ये देखो ये मेरा एपिसोड आ रहा है, मैं लीड कर रही हूँ इसमें। वो पता नहीं बेचारे उस वक़्त क्या ही सोचते होंगे। मुझे अब फ़ील होता है कि अरे यार मैंने ये क्या किया? मैं इससे बहुत अच्छा कर सकती थी। तो बहुत कुछ सिखाया है क्राइम पेट्रोल ने, करेक्ट, बहुत कुछ करेक्ट, करेक्ट, सिखाया है। करेक्ट, करेक्ट। तो उसी की बदौलत मुझे लगता है कि मैं आज एक्टिंग में जो भी जितना भी कर पा रही हूँ, हुँ, हुँ, वो हुँ। क्राइम पेट्रोल की वजह से कर पा रही हूँ स्विच और भी बहुत जल्दी कर सकते हैं ना, मतलब हाँ, स्विच कैरेक्टर स्विच बहुत कर कर सकते हैं, सकते हैं। मूड्स भी जल्दी कर हम सकते लोग हैं। रेडी जल्दी हो सकते हैं, करेक्ट। हम लोग टाइम पे आते हैं, पंक्चुअलिटी डेली सोप में मैंने कहीं किसी की नहीं देखी। मैं इतनी पंक्चुअल कि स्पॉट दादा आके बोलते थे कि मैडम शॉट के लिए रेडी हैं, बुला रहे हैं। एडीज़ आते थे सारे रूम में। मैं उनके एक बार बोलने पे मैं जैसे रेडी मैं बैठी ही हुई हूँ और मैं जाके सेट पे बैठती थी, मुझे देखती थी कोई है ही नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई एक्टर ही नहीं आया। सब अपना एकदम हिलते-हिलते आ रहे हैं, आराम से मज़े से आ रहे हैं। मैं बोला सर डायरेक्टर सर को बोलती थी, क्या आने का मतलब 5-10 मिनट बाद होता है या आधे घंटे बाद होता है? क्योंकि आना मतलब आना ना, करेक्ट। तो कोई आता क्यों नहीं है? कहते हैं, "अरे बेटा, यहाँ ऐसे ही होता है, क्या करें?" बट सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ऐसा क्यों है? व्हाई इज़ इट? मतलब बहुत बार सुना है कि डेली सोप में और मे बी जब आपका नाम हो जाता है तो हाँ, थोड़ा एटीट्यूड हो जाता है। हाँ। मुझे 4 बार बुलाने पे मैं जाऊँगा तो मेरी शायद इज़्ज़त होगी, ऐसा है क्या एग्ज़ैक्टली? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक्टर्स से ही बात करती हूँ, तो मैं जब बोलती हूँ कि तुम इतना लेट क्यों आते हो यार? रूम में अभी मैं तेरे से मिलकर आई हूँ, बैठी ही तो थी, आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? कहती है, "अरे नहीं यार, ये लोग ऐसे ही बुलाते हैं।" फिर वहाँ जाके भी टाइम पास होता है 10 मिनट तक, तो फिर कोई आएगा, फिर आने के और एक्चुअली डेली सोप में ना हर हुँ, चीज़ बहुत टाइम टेकन के साथ है। मतलब करेक्ट। हमारे जैसे यहाँ नहीं कि आए और तुरंत काम शुरू हो गया। वो मुझे इतनी अच्छी आदत लगती है ना कि तुरंत काम शुरू कर दो। इनको घर जाने की जल्दी नहीं होती, मुझे समझ नहीं आता है। मतलब क्या करना है तुम्हें पूरा दिन? पर डे मिल गया ना, जाओ ना काम करो और जाओ। ये चुल जो कहते हैं ना वो है ही नहीं लोगों के अंदर, किसी के भी अंदर। मतलब शायद यूज़्ड टू हो जाते हैं सारे डायरेक्टर्स भी, एक्टर्स भी। अगर कोई एक प्रेशर कर भी रहा है ना,
तो वो भी एक हद तक ही कर पाता है क्योंकि कोई ज़्यादा इनपुट दे ही नहीं रहा अपना। तो आते हैं सबको लगता है कि ये मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, ये लेट आएगा, उस चक्कर में कोई पहुँचता कोई ही नहीं पहुँचता है। ही नहीं। तो मैं तो सबसे पहले जाके मैं तो अक्सर विक्टिम होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या ही सब हर बार मैं ही शिकार हो जाती हूँ इस चीज़ की कि हाँ, वो बोलते हैं आ जाओ और मैं आ भी जाती हूँ। तो ये डेली सोप का थोड़ा डिफरेंस है। मतलब अभी जो क्राइटेरिया है डेली सोप का, लाइक 15 टू 20 मिनट्स आपको फुटेज निकालना होता है। हाँ। तो अगर एक्टर्स लेट आएँगे, डायरेक्टर्स लेट आएँगे, तो फिर शूट कैसे होता है? मतलब फिर क्या क्वालिटी निकल पाती होगी? तो ये लोग और इनका आउट टाइम भी फिक्स होता है। मैं एग्ज़ैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि अब 12 घंटे के लिए आप आए हो, अब बहुत सारे लोगों का होता है मैं 5 घंटे के लिए ही हुँ, आऊँगा। हुँ। तो आप 5 घंटे के लिए आए हो या 12 घंटे के लिए आए हो, मैं तो बता तो यू आर पेड फॉर दिस, तो बी ऑन योर टोज़ एंड डू योर वर्क। तो ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास ड्यूप नाम की चीज़ है। अच्छा। ये लोग ड्यूप के साथ बहुत खेलते हैं। मुझे लगता है ड्यूप को वो लीड वाला पर डे देना चाहिए और लीड को वो ड्यूप वाला पर डे देना चाहिए। क्योंकि इन्हें जब लगता है कि अरे इस सीन में और इस सीन में दोनों जगह यही कैरेक्टर है, तो ये लोग एक जगह पूरा मास्टर, पूरा सबके सजेशन वगैरह सब उस ड्यूप के साथ निकाल देंगे और फिर सिर्फ क्लोज़ वो 5 मिनट का क्लोज़। अब ऑब्वियसली जब आपके पास सारे सीन के लिए आपने हुँ, ऑलरेडी ड्यूप को यूज़ कर लिया है, तो वो 5 सेकंड का क्लोज़ आप कहीं पे भी ले सकते हो। करेक्ट। तो वो वही करते हैं, 5 सेकंड का क्लोज़ लेके, लो लीड फ्री, लो हमारा काम डन, काम हम लोग फुर्सत हो गए आज के लिए, अब तो आप घर जा सकते अब हैं। रील्स बनाते हैं। अब रील्स बनाते हैं हाँ, यही होता है, अब रील्स बनाते हैं, तो यही होता है। अपना इंस्टाग्राम बनाते हैं। हाँ, मुद्दा मुझे लगता है यही यही है, है, डेली सोप का। सेट पे आओ, रील्स हाँ, बनाओ और रील्स जाओ घर। बनाओ, अपने फॉलोवर्स बढ़ाओ, बस यही है और कुछ नहीं। अपार्ट फ्रॉम क्राइम पेट्रोल आपने कुछ वेब सीरीज़ भी की हैं, जो काफ़ी डेयरिंग सब्जेक्ट रहा है, काफ़ी मैच्योर सब्जेक्ट्स भी रहे हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ। हुँ। हाँ, अच्छा था। डेयरिंग एंड बोल्ड। हाँ, हाँ, तो ये जो पहला सवाल था ना आपका, अब हाँ। यहाँ आके कनेक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में आप जो भी काम ले रहे हो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। ओके। और शायद वो डेस्टिनी होती है या टाइम होता है या वक़्त होता है जो आपको उस वक़्त उस काम के लिए फ़ोर्स भी करता है। तो मैंने जो भी अपनी पास्ट वेब सीरीज़ की हुई हैं, तो मैंने तो इस तरीके से की थी कि अरे यार! बोल्ड है तो क्या हुआ? लेकिन रोल अच्छा है, कॉमेडी सीरीज़ है, फुल कॉमेडी सीरीज़ है, अच्छे लोगों के बीच में है, अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छा डायरेक्टर है, तो अगर निकल के भी आएगा तो बढ़िया आएगा। बढ़िया है। तो उस इनपुट में डाल के मैंने अपने आप को उस जगह पे 100% दिया। मैंने चाहे वो बोल्ड सीन्स हो मेरे, चाहे वो किसिंग सीन्स हो मेरे, मैंने मुझे लगता है शायद मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस डायरेक्टर हो जाता था कि अरे! ये तो मैंने इसको कहा भी नहीं था, इसने ये भी कर दिया। तो मुझे ये लगता था कि अगर बोल्ड है, सपोज़ हम किस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट ये। ऑब्वियसली उन्होंने स्मूच कहा है तो स्मूच का मतलब कुछ और होता है। तो अगर किस होता तो मैं बच्चे की तरह साइड पे किस करके भी जा सकती हूँ। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने देखी और मैंने खुद से करी तो लोगों ने बहुत सराहा मुझे बहुत पसंद किया। जब रिलीज़ हुई तो पहले तो बैक स्टेज डायरेक्टर्स टीम की तारीफ़, लेकिन जब रिलीज़ हुई तो ऑडियंस का एक अलग प्यार मेरे लिए निकल के आया। हुँ, मैंने देखा कि हर कोई पसंद कर रहा है मुझे और सब ये नहीं लिख रहे कि अरे बोल्ड एक्ट्रेस है, कितनी सेक्सी है, कितनी हॉट है। नहीं, वो ये भी लिख रहे हैं कि टैलेंटेड एक्ट्रेस, टैलेंटेड प्लस बोल्ड एंड हॉट सेक्सी एक्ट्रेस। तो शायद वो टैलेंट वर्ड लोगों के लिए कहते हैं ना, एक व्हाइट बोर्ड पे अगर ब्लैक डॉट हो तो सबकी नज़र उस ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट पे पे जाए। जाती है। तो शायद वही था। तो मैंने तो काम की तरह लेके किया पर ऑडियंस को भी पसंद आया, बट क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में सिर्फ इसी रूट पे नहीं जाना था, हुँ, वो सिर्फ एक मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने किया। तो मैंने अपनी लाइन चेंज की और फिर मैंने कोशिश की कि अगर मैं अभी इसे चेंज नहीं करूँगी तो शायद मैं आगे कर भी नहीं कर पाऊँगी। पाएँगे। बन जाएँगे तो उसमें आप। हाँ, बन तो डिड जाऊँगी। यू फील अपोलोजेटिक अबाउट डूइंग दिस? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैंने खुद किया है, मैंने खुद चूज़ किया है वो काम। मुझे किसी ने प्रेशर नहीं किया था। मैंने किसी ने मेरे से ऐसा नहीं बोला कि अरे नहीं-नहीं तुम्हें ये करना ही है। मुझे पहले बाकायदा बताया गया था कि ये सीन है, ऐसे सीन्स होंगे, ऐसे बोल्ड है, आपको स्मूथ सीन देना पड़ेगा, थोड़ा-सा बैक शॉट देने पड़ेंगे, ये सब मुझे बताया गया था। तो
मैं किसी भी चीज़ को लेके, अपने काम को लेके गिल्टी नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने जब किया तो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था, और जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे थे उस वक़्त, वो मुझे उस वक़्त हालात के हिसाब से सही लगते थे कि यार मुंबई में रहना बहुत बहुत मुश्किल बहुत है, मुश्किल, बहुत ज़्यादा वेरी मुश्किल है। एक्सपेंसिव। मतलब मेरे को याद आ जाता है ना वो टाइम, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या करूँ मैं मुंबई में रहने के लिए, क्या करूँ? ऑब्वियसली हम सारी जो स्मॉल टाउन से लड़कियाँ आती हैं वो यही सोचती हैं कि वापस घर नहीं जा घर नहीं। सकते, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। उस चक्कर में बहुत सी लड़कियाँ बहुत गलत जगह पे भी चली जाती हैं। मैं वो रास्ता नहीं अपनाना चाहती थी। मैं जो कर रही हूँ एटलीस्ट ऑन स्क्रीन कर रही हूँ, मैं ऑफ स्क्रीन नहीं कर रही कुछ। तो जो भी आ रहा है वो किसी जगह पे, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ही रिलीज़ होगा। तो वो मेरे लिए खराब कैसे हो सकता है? और लोगों ने उस जगह से मुझे इतना जाना है, इतना पहचाना, इतना पहचान मेरी बनाई है, तो जो भी है हर चीज़ का एक अच्छा पार्ट होता है, एक बुरा होता है। तो मुझे लगता है कि मैं अपना साइड देखती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जो भी चीज़ मैंने की है वो बहुत अच्छी है, और मैं उसे किसी भी चीज़ की गिल्टी नहीं हूँ। बस हाँ, मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं अपनी लाइन को थोड़ा चेंज करके जो मेरा सबसे ज़्यादा गोल्डन चीज़ है मेरे पास, वो मेरी एक्टिंग है। एक्टिंग। तो मैं उसे ज़्यादा एनहांस करूँ, उसे ज़्यादा लोगों के सामने लेकर आऊँ। ऑब्वियसली देखेंगे तो समझ ही जाएँगे, बोल्ड है, अच्छी है, हॉट है, लेकिन एक्टिंग भी देखें मेरी, तो मैं ये चाहती थी। तो जो आपने बोल्ड स्टेप उठाया, वो बोल्ड स्टेप कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए था, या फिर जो मुंबई के थपेड़े हैं या जो मुंबई का हार्डशिप है उससे लड़ने के लिए था? मुझे लगता है कि मैंने बोल्ड स्टेप जो भी उठाए हैं वो इसीलिए उठाए शायद, जैसे मैंने बताया था कि सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा वैसे बने हैं, फाइनेंशियली भी, और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी जो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। अगर मैं आज इस चीज़ के लिए इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं वो चीज़ परफॉर्म कर चुकी हूँ। अगर मैंने वो किया नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि अरे यार, बोल्ड सीन कैसे करते हैं, बोल्ड सीन में लोग कैसे कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट अच्छा हुआ कि मैंने उसी वक़्त ये सारी चीज़ें कर ली हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री में मुझे आगे ये चीज़ फेस नहीं करनी। चाहे मैं कोई फ़िल्म करूँ या फिर कोई भी वेब करूँ, आजकल हर ओटीटी पे, हर जगह पे बोल्ड कंटेंट का उतना ही इम्पोर्टेंस है, जितना बाकी सारी चीज़ों का भी है। तो कितनी भी अच्छी वेब सीरीज़ क्यों ना हो, उसमें कहीं न कहीं ये पॉइंट होगा ही होगा। तो अच्छा है ना, मैं पहले से प्रिपेयर हो गई। मेरे को मेरे को हर चीज़ ने शुरुआत में ही प्रिपेयर कर दिया है। रेडी फॉर द बिग तो प्रोजेक्ट। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है मेरे साथ। तो मैंने बोल्ड किया है तो मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने किया है, और मैं उस चीज़ को लेके प्राउड ही फ़ील करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वो आगे जाके कभी भी, हाँ, बस एक एक दायरा मेंटेन करना है, वो मैं करूँगी, लेकिन वो चीज़ें मुझ पे बैकफ़ायर नहीं कर पाएँगी, क्योंकि मैं करने ही नहीं दूँगी वो सारी चीज़ें। मैं उन सारी चीज़ों को एक अच्छे नोट पे लेकर जाऊँगी आगे। दैट्स गुड। तो आई वो एम श्योर, क्योंकि जो भी आप कम करती हैं एक्टिंग में स्पेशली, बिकॉज मैं उतना ही जानता हूँ, आप 100% तो देती हैं। अच्छा, और वो आपने एक्टिंग लगा दिया। अच्छा, जो भी तो आप आप करती 100 हैं। 100% तो देती हैं। तो हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? बोल्ड के लिए? या मेरी मम्मी बहुत बिंदास है। ओके। उन्होंने तो उन्होंने ही कहा था, मैंने जब उनसे फर्स्ट टाइम कहा था कि मम्मी इसमें ना एक लड़के को किस करना है, सोच लो। सिर्फ किस तक ही बताया था? हाँ, किस तक ही बताया था। अ, उसके आगे वो समझ गई। तो मैंने उनको बोला था कि देखो ऐसे-ऐसे सीन हैं। तो मम्मी कहती, "तो? तेरी इंडस्ट्री में तो होता ही है ना, ये तो ओह वाओ! करते।" तो कौन-सी एक्ट्रेस है जिसने नहीं किया है? मम्मी तो एकदम खुल गई। मैंने बोला, "वाह! इनको तो कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ये खुद ही रेडी है।" ग्रीन तो सिग्नल। हाँ, ग्रीन सिग्नल प्रॉपर। बस मम्मी ने मुझे एक बोला था कि पापा से थोड़ा-सा बचा के रखना चीज़ें, कोशिश करना कि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें ना डालो, सारी चीज़ों को कोशिश करो कि हाइड ही रहें। तो मम्मी ने जब सपोर्ट किया तो मैं तो और खुल के मैदान में आ गई, वैसे ही मैं डरती नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि चलो अब तो मेरे पेरेंट्स का भी ग्रीन सिग्नल है। तो मेरे मम्मी-पापा ने तो शायद कभी इस चीज़ों में सवाल नहीं उठाए, लेकिन थोड़े बहुत जो, एंड योर फादर केम टू नो? हाँ, पापा को भी पता चला। पापा एक दिन बहुत फ़नी इंसिडेंट था। पापा एक दिन ऐसे ही अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। उतने में मेरी एक वेब सीरीज़ का कोई सीन आ गया
कहते ये तो और मेरी वही बेटी मम्मी बैठी हुई है, मम्मी अरे आगे बढ़ो, ये क्या देख रहे हो, आगे बढ़ो। मैं मम्मी ने देख लिया था और मम्मी ने पापा को वो देखने से जस्ट हटाया ही, लेकिन पापा समझ गए थे कि वो मैं ही हूँ। तो अब ऑब्वियसली अपनी बेटी का कोई ऐसा सीन तो वो नहीं देखना चाहेंगे और उन्होंने वो बात इग्नोर कर दी। बट मेरी पूरी फैमिली जानती है कि मैंने जो भी सीन्स या जो भी काम किया है वो सबको पता है। पर अगर बात रिलेटिव्स की करें तो वो तो हाँ, अपना यही क्वेश्चन आने मेन वाला रोल था। वो अपना मेन रोल तो निभाएँगे ही। उनका काम क्या है, वो भी तो डेली सोप ही कर रहे हैं हमारे रियल लाइफ रियल में। लाइफ में। तो रिलेटिव्स का मतलब वैम्प आ गए। अरे आपकी बेटी टीवी में तो नज़र नहीं आती, क्या करती क्या है मुंबई में? अरे क्या करती है मतलब अभी एक दिन तो मेरी मम्मी इतनी इरिटेट हो गई थी, मम्मी ने वेब सीरीज़ का एक सीन निकाला, हुँ, तगड़ा वाला हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। और मेरी बुआ, उनका कहती है ये देखो, ये कर रही है। ये करती है मेरी बेटी। अभी बोलो हाँ। ये पापा को पता है, ये इनको पता है, ये सारी चीज़ें और क्योंकि जब तक मेरी मम्मी ने वो चीज़ें बताई नहीं थी ना, हुँ, तब तक वो चीज़ें मम्मी पे बहुत ज़्यादा भारी भारी हो पड़ रहा रही था थी। कि सँभालना। क्योंकि रिलेटिव्स जितना आप उनको इग्नोर करोगे ना, वो उतना ही आपको टारगेट करते हैं। करेक्ट। एक बार आप खुल के आ जाओ और खुल के आ गई, उसके बाद किसी ने कभी कोई और ऐसा भी नहीं कि मेरे से सिर्फ़ वही सीन्स या वैसा ही बोल्ड कंटेंट ही हुँ, मैंने किया है। मैंने इतने सारे अच्छे काम भी और सारे ऐसे-ऐसे सीन्स भी किए हैं, ऐसे रोल किए हैं कि वो कभी जज ही नहीं कर पाए कि अच्छा ये एक्चुअल में मुंबई में कर क्या रही करके है। रही। तो वो कन्फ्यूज़ होके अब खुश है। अब तो उनको दिखता है कि हाँ, चलो डेली सोप भी कर रही है, ये कर रही है। अब हमारी तो बच्ची। हाँ, अब तो बढ़ गई। जब अच्छे काम का शुरुआत होता है ना, तब नहीं आते रिलेटिव, तब हम मेरे मम्मी-पापा जा-जा के बता रहे हैं हुँ, कि ये देखो ये भी कर रही है, अरे स्टार प्लस में आ रहा होगा उसका शो देख लो, ऐसे। ये हो रहा है लेकिन जब तक मैं वेब कर रही थी या जब तक मैं कुछ ऐसे सीन्स में थी, तब तक बहुत काम किया है मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे हुँ, घर पे हुँ। आके। हालाँकि टच वुड मेरे पेरेंट्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, तो उन्होंने किसी भी चीज़ का उस तरीके से मुझ पर फ़र्क नहीं आने दिया। तो मैं बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो उन्हीं की वज़ह से मैंने ये बोल्ड सीन्स किए हैं वरना मैं करेक्ट, करेक्ट। नहीं कर विदाउट पाती। सपोर्ट तो मुश्किल हो नहीं कर जाता है। पाती। हाँ, मुझे पता है आप जो भी करेंगी 100% तो देंगी और अच्छा ही हाँ। करेंगे। लेकिन आपका करियर जो स्टार्ट हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देन क्राइम पेट्रोल, देन ये वेब सीरीज़ एंड उसके बाद काफ़ी और भी काम आपने किया, हुँ, एल्बम्स वगैरह भी किए। हुँ। तो ऐसा कौन-सा प्रोजेक्ट था व्हिच हैज़ चेंज्ड योर लाइफ? सी हर चीज़ों ने एक इम्पैक्ट तो डाला है हुँ, हुँ। काम में मेरे। हर चीज़ ने मुझे अपग्रेड ही किया है। बट अगर मेरी लाइफ़ चेंजिंग किसी भी शो से हुई है तो वो अभी रिसेंटली जो मैंने शो किया है वो गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस। हुँ, हुँ। तो उससे मुझे अभी तक मेरी एक्टिंग को सिर्फ 4 लोग देख रहे थे या पसंद कर रहे थे। अब वो एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे है जो स्टार प्लस चैनल ऐसा है ना जहाँ पे आपको कोई भी मतलब मम्मियाँ घर पे लगा-लगा के छोड़ देती छोड़ हैं। देती है। तो वो स्टार प्लस बहुत काम कर गया, वो चैनल हुँ, मेरे लिए बहुत काम कर गया और मीडिया इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा होने लगी। तो वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, सबसे पहले उनको फ़ेम ही चाहिए होता है, हर करेक्ट। एक्टर को अपने लिए फ़ेम चाहिए होता है। तो मुझे फ़ेम की शुरुआत जो अच्छे से हुई है ना, हुँ, वो हुँ। इस शो से हुई है। तो हर दिन आना सेट पे, हर दिन मीडिया बाइट देना, एक तो वाह! मीडिया बाइट करने के लिए भी प्रो हो गई मैं, अच्छी खासी मतलब मेरे को वाक़ई में मेरे को छोड़ दो बस ऐसे चाबी लगा के मैं बहुत बोल सकती हूँ, हाँ, वो हम इतना। देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं जो फ़ेम मुझे मिला है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म से मिला है, इस गुम से मिला है। तो इस शो ने मेरी लाइफ़ को बहुत चेंज किया है। तो कैसा फर्स्ट सिलेक्शन कैसा था? प्राइम टाइम शो, इतना फेमस शो जब आपको ऑफर किया गया? सच बताऊँ ऑनेस्ट रिव्यू तो मेरा ये है कि जब मुझे कास्ट किया था, तो क्रिएटिव को मैं पहले से जानती थी इस हाँ। शो के। तो उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, उसी प्रोडक्शन के साथ पहले भी कर चुकी हूँ। तो पहले प्रोडक्शन में जब जो शो था इनका कलर्स का था, तो उसमें मेरा ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। मतलब मैं उसमें भी थी जो लीड लड़का और लड़की के बीच में आग लगाती रहेगी बट ज़्यादा मौका नहीं दिया गया। अब इस शो में मुझे कास्ट किया तो मुझे लगा एक उम्मीद थी कि अच्छा रोल मिलेगा, अच्छा होगा सब। लेकिन मुझे क्रिएटिव से जब मैंने बात की, मैं लुक टेस्ट पे आई थी और मैंने पूछा कि सही है ना रोल, अच्छा है ना? इस बार तो दोगे ना कुछ? पहले तो उसने बोल दिया पॉज़िटिव है। तो मैं बोला अरे यार पॉज़िटिव तुझे लगता है मैं पॉज़िटिव कर पाऊँगी? कहता नहीं तू कर लेगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला देख डायलॉग्स ना ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो कभी-कभी रहेंगे तो चलेगा तुझे? मैंने बोला
1 सेकंड डायलॉग्स भी नहीं रहेंगे, तो मैं फिर क्या करूँ? मतलब मैं क्या, ये सिर्फ नाम के लिए ये शो थोड़ी ना करना है, मुझे कुछ तो करने के लिए मिले। फिर भी पता नहीं, मैं उस अप्रोच से खुश तो नहीं थी, बट पता नहीं अंदर से आ रहा था कि डेली सोप है, बड़ा चैनल है, बड़ा शो है, तो चलो घुस जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। और सच में यू नेवर नो कब आपके साथ कौन-सी चीज़ कहाँ पलट जाए। ये एक्सपीरियंस आपको, आप इस जगह पे रहकर ही देख सकते हो। तो मैंने अपना पहला टेक दिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन से मेरे डायलॉग्स बढ़ गए। वाओ! मेरे कैरेक्टर को पूरा ग्रे शेड कर दिया। पहले शुरुआत ग्रे से की, फिर उसके बाद पूरा नेगेटिव कर दिया। अब अगर घर पे कोई आग लगा रही है या घर पे कोई ना खुश है ना, तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। मतलब अगर हर कोई खुश होगा ना और लीड खुश होगी, तो मेरा मुँह सड़ा ही सड़ा होगा। ही रहेगा। तो मुझे वो चीज़ ब सब लोग कहते थे कि तेरे को मज़ा आता है क्या ऐसे रोल? मैंने बोला, अरे यार तुम लोग ना सिर्फ ग्लीस लेते हो, सारा दिन ग्लीस लेते हो। मेरा ऐसा काम है कि मुझे ग्लीस लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपना सर दर्द नहीं करवाना, आराम से मैं सर बि दर्द देना है, हाँ, सर दर्द देना है तुम देना है। लोगों को, तुम लोगों को रुलाना है। और एक हमारे शो में एक छोटी-सी बच्ची थी, वो लीड से बहुत ज़्यादा अटैच थी। हुँ। तो वो कहती रहती थी कि आप जब देखो तब मेरी परी मम्मा को डाँटते क्यों रहते हो? मेरी परी मम्मा को डाँटते क्यों? मैंने बोला कि देख, ब मेरे को बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देखो प्यार से बोल रही हूँ। बीच में मत आना, वरना तो भी लपेटे में आ जाएगी। बच्चे क्यों नहीं पसंद है? मुझे नहीं पसंद, मुझे पता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हे बेबी का अक्षय कुमार हूँ मैं। यू कम टू माय होम एंड मीट माय डॉटर। पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं, यू लगता मीट माय डॉटर। है। मेरे साथ एक्सपीरियंस भी वैसा हुआ है ना बच्चों के साथ। मैंने एक पूरा डेली सोप किया है, डीडी का शो किया था, उसमें एक छोटा-सा न्यूबॉर्न बेबी मुझे पकड़ा दिया। अब सीन ये है कि वो सोना चाहिए चुपचाप से। वो मेरे गोद में जैसे ही आए वो रोने लगे, और वो रो रहा है और मुझे देख के रो रहा है, और वहाँ से डायरेक्टर, क्या प्रिया यार तुम एक बच्चा नहीं संभाल सकते? मैंने बोला मेरा नहीं है ना, मेरी क्या गलती, मुझे क्या पता? और वो जैसे उसकी मम्मी पकड़ रही है, वो चुप, और वो देखता है मेरी तरफ, शाना एक नंबर का, वो देखता है मुझे कि जैसे तेरी गोद में आऊँगा ना फिर रोऊँगा, तेरा टेक नहीं होने दूँगा। मेरे बिना बच्चे के सारे सीन 1 टेक, 2 टेक में खत्म। एक्चुअली इसके उसने वो कंफर्म कर दिया था शी इज़ गोइंग टू प्ले वैम्प ओनली। लोग इसको वैम्प में पसंद मैं करेंगे। सच बता रही हूँ, मेरे साथ बच्चों के सच में इतने गंदे-गंदे एक्सपीरियंस हुए ना कि मैंने कसम खा ली, मुझे बच्चों से दूर रखो। इसमें भी बच्चा पकड़ा दिया था मुझे। मैंने बोला मेरे को ना बड़ा बच्चा दे दो चलेगा, मेरे को बच्ची नहीं चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने इस पूरे शो में डमी यूज़ करी, तो मेरे हाथ में डमी है, ये सही है। इसको जब मार मन किया मार लिया, जब ऐसे करना है कर लिया, जब इसके कपड़े सीधे करने उल्टे करने सब कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चुप है, अच्छी है, शांत है। मेरे साथ बचपन में एक केस हो गया था, जब बचपन में मैं खुद छोटी थी, 7-8 साल की थी, और मेरे गोद में मेरी बुआ ने, शायद पता नहीं कौन था, उन्होंने एक छोटा-सा बच्चा पकड़ा दिया। अब सब भीड़-भाड़ में इधर-उधर भाग रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, और मैं जस्ट एक ईंट रखी हुई थी, उससे मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं उल्टा गिरी। हुँ। मैंने ना उस बच्चे के लिए अपनी जान दाँव पे लगाई, यहाँ पे पूरा ईंट मेरे सर पे लगा, और वो बच्चे को मैंने ऐसे लिया। आए सब लोग, ठीक है? आए और बच्चे को, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? लेके चले गए, मेरे को किसी ने उठाया भी नहीं। वहीं से मैं समझ गई कि मेरी लाइफ में बच्चा मतलब दूर, नहीं हो पाएगा मुझसे। जब तुम्हारा अपना बच्चा होगा ना देन यू विल नो। सब मुझे यही कहते हैं, जब तेरा अपना बच्चा होगा ना तब तू सबसे ज़्यादा प्यार करेगी। पता नहीं तब मुझे। तुम गिर भी जाओगी, मर भी जाओगी तब भी बोलेंगे बच्चा अरे तो पर ठीक मेरी है। क्या गलती, मेरे गोद में आते ही बच्चे रोने लगते हैं, शायद मेरे गोद में उन्हें वो कम्फर्ट ही नहीं मिलता, वो बच्चों को माँ वाला प्यार मिलता ही नहीं होगा, तो शायद तो इसीलिए। शादी कब कर रही हो? बच्चे पसंद नहीं है, शादी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, अपनी लाइफ बहुत सॉर्टेड है। शादी, आप बताओ कैसे चल रही है आप? यस, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मेरी लाइफ अच्छी गई है और अच्छी चल रही है। लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं इसमें, हाँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं हम लोग नहीं लड़ते, वी आर नॉट एंजल्स। लेकिन जब बच्चा हुआ, इनफैक्ट जो प्रेगनेंसी वाला ड्यूरेशन था, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। हुँ। इनफैक्ट फॉर माय वाइफ आल्सो। पता नहीं वो कुछ अलग ही कनेक्शन था दोनों का। एंड जो बच्ची मेरी हुई है, आई वाज़ नॉट रेडी कि मैं क्या फ़ादर हो सकता हूँ, मैं इतनी ज़िम्मेदारी ले सकता। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इवेंचुअली धीरे-धीरे पता नहीं लग रहा है, बट उसके पास होते तो मज़ा ही आता है। यू हाँ, हैव टू मतलब पुट योर फ़ोन डाउन सब कुछ करके बिकॉज़ शी नीड्स अटेंशन। नहीं तो मतलब अच्छा लगता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कितना मेरी मज़ा खुद आता की है। सारी फ्रेंड्स सबने शादी कर ली है, सबके बच्चे हो गए हैं, और अभी मैं, क्योंकि मैं उनके साथ कॉलेज में पढ़ी हूँ,
मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, ये कैसी थी, इन्होंने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, मतलब कैसे? तो अब मैं उनसे बात करती हूँ ना, तो उनमें एक मैच्योरिटी भी दिखती है। करेक्ट। मतलब आपको वाक़ई में आपकी लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़, आपका बच्चा, हर चीज़ आपको चेंज कर देता है। यस। हालाँकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी ये है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं, पसंद नहीं। पर शायद एक पॉइंट के बाद मैं भी बोलूँ, अब शादी कर लो, उसके बाद से वो भी प्रोसेस। यार लड़का नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, तुमको किससे लड़कों शादी करूँ? तुमको लड़कों की कमी है? हाँ, कमी है, अफ़सोस की बात यही है, मुझे बहुत कमी है। व्हाट यू लुक इन अ मैन, या कैसे लड़के चाहिए जो तुमको इंस्टेंटली देख के लगे हाँ यार देख। मेरे ना लुक से ज़्यादा मैटर करता है सेंस ऑफ ह्यूमर। किसी भी इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर अगर बहुत अच्छा है और वो अच्छे जोक क्रैक करना जानता है, लुक वाइज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो मतलब टफ लुक, रफ लुक उसका होना, तो वो मुझे अट्रैक्ट कर सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि कैसा है वो, मतलब एक बातचीत करने में मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बहुत बड़बोली हूँ, तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे कंट्रोल कर सके। मेरे साथ खीखी-खाखा ना करे। मतलब मैं तो हँस ही रही हूँ, तू भी हँस रहा है, तो तेरे मेरे में डिफरेंस क्या है? ऐसा लगेगा 2 बच्चे हँस रहे हैं। तो मुझे चाहिए जो मुझे हैंडल करने को अच्छे से जिसको आता हो। अगर वो चीज़ें, वो क्वालिटीज़ उसमें दिख गई तो वो होगा मेरा मैन, और कौन? तो अगर इस पॉडकास्ट के ज़रिए अगर लोग पहुँचना चाहें कि आई एम द अ, राइट मैन फॉर यू, आई एम द हाय, मैच्योर वन। माय नेम इज़ प्रिया मिश्रा। अगर आप लोगों ने मेरी रिक्वायरमेंट सुन ली है तो प्लीज़ अप्लाई करें। कहाँ करेंगे ये मैं नदीम सर को बता दूँगी। ठीक है, वो भी एक वक़्त-वक़्त पे हर चीज़ हो जाती है, और ये भी हो जाएगा, एंड यू विल गेट अ सेंसिबल मैन हुँ। इंशाल्लाह। एंड जैसे मैं हम लोग शूटिंग करते हैं, इट्स वेरी हेक्टिक, लेकिन जब आप फ्री होती हैं तो प्रिया मिश्रा क्या करती हैं? मैं बहुत कुछ करती हूँ। जैसे? मुझे फ्री रहना वाक़ई में पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी बैक टू बैक 2 दिन की छुट्टी हो जाती, मेरा तीसरे दिन शूट पे जाने का मन नहीं करता। मतलब ओके, मुझे इतना अच्छा लगता है फ्री टाइम। मुझे अगर मैं फ्री हूँ तो अगर दैट मैं मीन्स यू आर पेड वेल। तभी तीसरे तभी दिन। तभी मेरा मन नहीं करता। तो अगर मैं घर पे हूँ, तो मुझे होम डेकोर का बहुत शौक है। तो मैं घर को सजा के हर रोज़ उसमें कोई ना कोई नए चेंजेज़ लाती रहती हूँ। मतलब मैं बैठी रहूँगी, टीवी चल रही है सामने, लेकिन मेरा ध्यान जाएगा कर्टन्स पे, कभी टेबल पे कि ये कर्टन्स अब मैच नहीं कर रहे, अब हटा दो। 2 दिन पहले ही लगाए होंगे तो भी हटा दो। ऐसा मेरा माइंड चलता रहता है। दूसरी चीज़ भाई अगर बहुत रात पैसे मिलते हैं इसको? हाँ, नहीं। दूसरी चीज़, अगर मेरा सब ना मूड के हिसाब से, अगर दिन का टाइम है तो घर को डेकोर करना, अगर रात का टाइम है तो तो पार्टीज़ करना। पता नहीं, मैं शायद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी, तो मैं अपने रीवा में बेडरूम में सोते वक़्त अपनी सिस्टर से कहती थी कि तुझे पता है जब मैं शूटिंग करूँगी ना तो मेरा रूटीन क्या होगा? सुबह शूट, रात को पार्टी। यही करूँगी मैं। मतलब मुझे इतनी पार्टीज़ पसंद है कि मुझे वो क्लबिंग, लाउड म्यूज़िक, आज भी मेरे घर पे सब कान पकड़ लेते हैं जब मैं म्यूज़िक प्ले करती हूँ। तो मुझे ये पार्टीज़ करना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे फ्रेश करती हैं। मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ। मुझे किसी लोगों से मिलना-विलना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे अपने में रहना, पार्टीज़ करना, खुद से मैं और क्या-क्या कर सकती हूँ। मैं खुद में ही इतनी एंटरटेन हो जाती हूँ, मुझे दूसरे की ज़रूरत बहुत कम। हाँ, जब मैं अभी आया तो एक मेकअप रूम से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी म्यूज़िक की, तो मुझे बताया गया प्रिया आ गई है। म्यूज़िक की शुरुआत ही मेरा दिन बनाती है, तो मुझे तो म्यूज़िक चाहिए, और शायद मुझे लगता है मेरे से अगल-बगल वाले सब लोग बहुत खुश प्रॉब्लम रहते हैं। प्रॉब्लम होती प्रॉब्लम। होगी मोस्ट ऑफ लोगों को, तो एक्टर्स को स्पेशली अगर रूम कनेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं होते, क्योंकि हुँ, किसी को स्क्रिप्ट पढ़नी होती है, किसी को कुछ करना होता है। पर मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं बजा रही हूँ, मुझे मेरा माइंड सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे म्यूज़िक सुन के शांति मिलती है, तो मैं वो करूँगी, और मैं वो करती हूँ। चाहे बाकी सबका किसी का भी कुछ भी, अशांति और मैं फैल जाए। लोगों को अपने इस म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, एडिक्टेड कर दिया है कि हुँ, हुँ, काफ़ी लोग खुद कहते हैं, "अरे! आज तूने म्यूज़िक प्ले नहीं प्ले किया, नहीं किया। आज प्रिया नहीं आई है क्या?" ये चीज़ें एक मेरे साथ जुड़ गई हैं, तो म्यूज़िक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्टीज़ मैं करती हूँ हमेशा, जब भी मुझे मौका ग्रेट। मिलता है। एक क्योंकि आप काफ़ी बोल्ड काम भी किया हुआ है, एक इमेज भी वैसी इन बिटवीन कहीं तो है। हुँ। तो जब कास्टिंग के लिए कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, जहाँ पे कास्टिंग काउच जैसा कुछ हुआ हो, या किसी ने कुछ उनका बिहेवियर थोड़ा वैसा ना हो, तो एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ सेफ यू फील? मुझे लगता है
पता नहीं, शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो ये कहेगी कि उसने ये एक्सपीरियंस नहीं लिया हो। मतलब हमारी इंडस्ट्री में मैं ये नहीं कहती कि सब लोग ऐसे हैं, चाहे वो बिजनेस की लाइन हो या फिर पॉलिटिशियन हो या फिर वो एयरलाइंस हो या फिर हमारी इंडस्ट्री हो, हर जगह पे लड़कियों के लिए एक ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सामने आ ही जाता है। Okay. तो हाँ, मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है, Like? बहुत बड़े, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस किए हैं मैंने। मुझे लगता है कि नहीं, ये मैं बताना इसलिए भी ज़रूरी हो जाएगा कि हाँ, जो मैं आपको फॉलो अवेयर करते करना हैं अवेयर हो चाहूँगी, जाएँ। फॉर हाँ, श्योर मैं अवेयर करना चाहूँगी लोगों को, जो भी फीमेल्स जो भी एक सपना लेकर मुंबई में आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री हमारी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि इस इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन कुछ लोग, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग हर जगह पे गलत होते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ों से एक गंदगी फैलाते हैं। तो हर जगह पे कुछ ऐसे लोग हैं और इस इंडस्ट्री में भी हैं। मतलब आप सोचोगे कि ये इंसान तो इतना अच्छे से बात कर रहा है, इतना पोलाइट है, इतना बड़ा इंसान है, इतना नाम है इस इंसान का, ये ऐसे कैसे हमसे इस तरह की बात कर सकता है? ये तो कर ही नहीं सकता। तो आप बिंदास चले जाते हो। तो इतना नाम है उस इंसान का, इतनी अच्छी पहचान है, सब जानते हैं उसे, तो आप एक कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर उससे मिलने का कि अरे! ये इंसान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? तो आप एक एक डर को हटा के अब अच्छे से जिस जगह वो बोलेगा आप वहाँ चले जाते हो। मतलब सच सोच में ही नहीं आता ना कि ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। काफ़ी बड़ा डायरेक्टर है हमारी इंडस्ट्री का, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। उनके साथ मैं एक फ़िल्म कर चुकी हूँ ओके। और उसमें मेरा बहुत बड़े एक्टर के साथ एक छोटा-सा सीन था। वहाँ से उन्होंने मुझसे ये कहा कि अरे प्रिया, तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। जबकि उसमें सिर्फ़ मेरे डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ़ रिएक्शंस थे। कुछ लोग मुझे मोलेस्ट कर रहे हैं और मेन हीरो आके मुझे बचा के अच्छा। लेके जाता है। तो मैं पुलिस वालों को सब बता रही होती हूँ कुछ-कुछ रिएक्शंस में। तो इतना ही सीन था और वो सीन होने के बाद डायरेक्टर ने कहा कि अरे तुम मुझे अपना नंबर दे दो, तुम साउथ की फ़िल्म करोगी? मैंने बोला कि क्यों नहीं? अगर लीड में मिल रहा है तो व्हाई नॉट? और इतना बड़ा डायरेक्टर बोल रहा है, इतना अच्छा इंसान है तो पक्का अच्छा काम ही मिलेगा और नेम फेम तो पक्का मिलेगा। ये सोच के मैंने भी हाँ कर दी, सारी चीज़ें हो गई। अब 2-3 दिन उन्होंने रोज़ फ़ोन किया मुझे, कह रहे हैं कि आप रेडी हो ना? आप करोगे ना? मैंने बोला हाँ, हाँ, व्हाई नॉट, मैं करूँगी। अभी मुझे आप बताइए आगे क्या प्रोसेस है, कब ऑडिशन देना है, कब क्या करना है? हमें तो यही लगेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं ऑडिशंस तो नहीं देना, आपका मैं ऑडिशन देख चुका हूँ, आपने सीन बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा आपने किया है, बस आप एग्रीमेंट के लिए आ जाओ। अब वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि अरे यार, डायरेक्ट लीड मिल रहा है वो भी साउथ की फ़िल्म में और एग्रीमेंट सीधे, मतलब कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, आप एड्रेस दे दो मुझे। अब वहाँ पे उसके डायरेक्टर ने नहीं, उसने अपने पीए को बोला कि तुम कॉल करके इसको एड्रेस दो और इसको एक कॉल करो। वहाँ से चीज़ें टर्न हुई। वहाँ मुझे कॉल आया उसके पीए का और उन्होंने बोला कि मैम ये एड्रेस है, और वो एक एड्रेस फार्म हाउस का था और उन्होंने बोला कि आपको नाइट में ही आना है, मतलब डे में मैं फ्री नहीं हूँ, आपको नाइट में आना है एंड मी एंड माय फ्रेंड्स वेटिंग फॉर यू। मी एंड माय फ्रेंड्स, एग्रीमेंट के लिए मैं इतने झुंड लोगों से क्यों मिलूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे अजीब लगा, मैंने अपनी मम्मी से भी डिस्कस किया कि मम्मी मुझे जाना चाहिए कि नहीं? तो अच्छा हुआ, मैं सोच रही थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, जाते हैं। लेकिन मेरे जाने से पहले वापस उस पीए का कॉल आया और उसने कहा कि आई थॉट आप समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट है। तो मैंने बोला हाँ, हाँ, एग्रीमेंट है, मैं आ रही हूँ। तो कहते हैं आप समझ गए ना कि सर इज़ इंटरेस्टेड इन यू। तो मैंने बोला सॉरी, एक बार फिर वापस से ये चीज़ को समझा सकते हो, इंटरेस्टेड इन व्हाट सेंस, क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली ही लाइक्स यू, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ये काम करना चाहती हैं, तो उनके फ्रेंड्स भी वेट कर रहे हैं, आप आओगे तो फिर बातचीत होने के बाद एग्रीमेंट होगा। तो मैं समझ गई, मेरे ना नज़र से वो इंसान, वो सच में मैं बता रही हूँ आपको, वो कोई नहीं सोच सकता उस इंसान के बारे में इस इंडस्ट्री में कि वो ऐसा होगा। मतलब मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। इतना बड़ा आदमी, मतलब उसने जब ये चीज़ की ना तो उसके बाद मैं बहुत ऐसे हो गई कि यार, हम इतनी मेहनत करके एक चीज़ सोचते हैं, हमें लगता है एक अपॉर्च्युनिटी मिली है, एक अच्छा काम मिला है
और वो सीधे एकदम से वो सच में वो पाकिस्तानी किसका है, हालात जज्बात बदल जाते हैं, वो वाकई में हालात जज्बात बदल दिए उन लोगों ने। सिर्फ एक ये तुम्हारी सिर्फ एक एक लाइन से किसी की पूरी जिंदगी बदल देते हो आप और अपनी इमेज बदल देते हो। ये इंसिडेंट जब हुआ था तो मैं बहुत अवेयर हो गई थी कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। अब आप मानोगे नहीं, एक इतना बड़ा डेली सोप का प्रोडक्शन है, उसमें गई थी मैं ऑडिशन के लिए। दिन दहाड़े बंदा बदतमीजी कर रहा है मुझसे, मेरी मतलब मैं खड़ी हूँ, मतलब वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है। मैं ऑडिशन दे रही हूँ, ये कैमरा है सामने, मैं ऑडिशन दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं 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 प्रिया, एक सेकेंड, आपका ये है। तो मैं खुद कर रही हूँ, जैसे नॉर्मली हम खुद करते हैं। तो वो आया, मुझे लगा शायद उसको नहीं मुझे समझ में आ रहा, तो वो खुद कर देगा। और उसने किया, ऐसे किया और ऐसे कर दिया। Shit. मैं वहां से पूरी, मैं ब्लैंक, मैं भूल गई मैं ऑडिशन। और इतना बड़ा प्रोडक्शन, मतलब मैं नाम लूंगी ना, बदनाम हो जाएंगे लोग सच में। इतने बेकार लोग हैं, जहां जहां आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि ऐसी चीजें हो सकती है, वहां पे वो चीजें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत छुपे रुस्तम लोग हैं तो जो। आपने कंप्लेन नहीं की? नहीं, मैंने कंप्लेन नहीं की। क्यों? क्योंकि वो मेरा बहुत ही अर्ली टाइम था ओके। और मैं बहुत सेंसिटिव थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं शायद इन सब चीज़ों से डील कर पाऊँगी। नाउ यू वांट टू टेक, अब तो मैं, मेरे सामने आया वो बंदा और मेरे को, मैंने पता भी किया है कि वो अब इस वक़्त कहाँ है। वो इस इंडस्ट्री में पता नहीं, किसी को पता ही नहीं है। वो उस प्रोडक्शन को भी छोड़ चुका है। शायद वो इसी नाम से बदनाम होके छुड़वाया होगा उसे, क्योंकि वो ऑडिशन रूम में शायद सीसीटीवी कैमरेज़ भी लगे हुए थे, जहाँ पे वो ये हरकत कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि किसी ने उसको कभी पकड़ा क्यों नहीं? तो कास्टिंग डायरेक्टर था वो। यू वांट टू टेक हिज नेम? क्या नाम था? मुझे नाम भी नहीं पता उसका। मुझे सिर्फ़ प्रोडक्शन नेम पता है। मैं नाम याद होता तो मैं पक्का, मुझे चेहरा याद है उस इंसान का। और सच में अगर वो मिलेगा तो मैं, एंड डायरेक्टर? नहीं, डायरेक्टर का नाम मैं नहीं ले सकती। मैं लेना चाहती हूँ बट मैं अवेयर करने के लिए मैं बोल सकती हूँ, बट मैं नहीं, इतना मुझे नहीं लगता कि शायद चीज़ें फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी। तो बट एक एक अवेयर करना जो मेरी तरफ से मैं जो कर सकती हूँ वो यही है कि जो भी न्यू कमर्स या जो भी लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में आ रही हैं, तो जब भी आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें कही जाए, तो प्लीज़ थोड़ा उस चीज़ पे ना एक कान खोल कर और थोड़ा दिमाग से चलना। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि अरे आप तो हीरोइन लगती हो, आपको लीड मिल सकता है, आप स्टार बन सकती हो। उस कॉम्प्लीमेंट के चक्कर में आप भूल जाओ कि आप किस जगह जा रही हो, किन लोगों से मिल रही हो। तो वो चीज़ को बस थोड़ा ध्यान रखो। इंडस्ट्री इज़ वेरी गुड, बट कुछ लोग हैं जो इस जगह पे भी हैं जो खराब करते हैं। करेक्ट। थोड़ा सा मूड डाइवर्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी फेमस हैं, तो कभी किसी ने कोई डीएम किया, कोई इंटरेस्टिंग डीएम? इंटरेस्टिंग डीएम, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे ना ज़्यादा घुसती नहीं हूँ, मुझे समझ में ही नहीं सिर्फ वो आता। अपनी वीडियोस रील बना के डालती है। वीडियोज़ डाले, ये सब किया। डीएम्स तो बहुत आते हैं, बहुत, पर मैं देखती नहीं हूँ। मुझे कभी-कभी मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे देख देख तेरी पोस्ट, ये देख मैंने तेरी कमेंट आया पोस्ट हुआ। देखी थी और इसमें ये कमेंट था, ये था। मुझे ऐसा लगता है कि विद्या बालन, जो उसने फ़िल्म की थी डर्टी डर्टी पिक्चर, पिक्चर। वो जब तक ध्यान नहीं दे रही थी तब तक वो बहुत सही जा रही थी। जब उसने ध्यान देना शुरू किया अपने कमेंट्स पे, अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पे, वहाँ से उसकी चीज़ें बिगड़ने लगी। तो शायद मैं वही फ़ॉलो करती हूँ। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हमें जब अच्छे कमेंट्स आते हैं तो हमें बुरे भी आएँगे और हमें वल्गर भी आएँगे, हमें हर तरह के आएँगे। क्योंकि लोगों को अगर लड़की नहीं मिलती, कहते हैं ना लड़की नहीं मिलती तो उसकी बुराई कर लो। तो वो चीज़ें भी लड़की नहीं, होती हैं। किसी चीज़ के लिए भी वही किसी है, भी चीज़ के लिए, नहीं पर मिले तो उसकी। फॉर गर्ल्स जो एक्सपीरियंस हम लड़कियाँ करती हैं वो यही होता है कि जैसे कभी-कभी कोई फैन भी वो अगर उन्हें सेल्फी नहीं मिलती या कुछ होता है ना, तो वो जस्ट मुड़ते ही गाली दे देते हैं। क्योंकि अरे यार बड़ी एटीट्यूड है इसमें, इतनी कौन-सी बड़ी स्टार बन गई। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी है वो अपनी भड़ास निकाल रहे होंगे। मुझे सुनना नहीं है, मुझे देखना नहीं है। मैं बस अच्छे-अच्छे कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, जो भी मेरा मन करता है कभी। और अगर कुछ बुरा भी आया होता है ना, मुझे लगता है यार बंदा लिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो है मुझ में तभी वो लिख रहा है। मतलब उसको मैंने इतना तो इंसिस्ट कर दिया ना कि अब वो लिख रहा है मेरे बारे में, तो बस ठीक है, चलो लिख रहा है, लिखने दो। जो भी लिख रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस अच्छे कमेंट्स को पढ़ के उन्हें अगर मुझे कभी लगता है स्टोरी में पोस्ट करना तो मैं वो कर देती हूँ, बस। तो हम लोग आगे एक सेगमेंट में बढ़ते हैं जो एक थोड़ा सा नया है हुँ। मेरे इस प्लेटफॉर्म के लिए, रैपिड फायर राउंड। हाँ, अरे बाप रे! ठीक है, फटाफट करते हैं। प्रिया मिश्रा अगर एक्टिंग नहीं करती तो क्या करती?
कुछ नहीं, मतलब मुझे लगता है कि अगर एक्टिंग नहीं करती तो मैंने किसी और फील्ड में कुछ सोचा नहीं, तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं होती तो डांसर डॉक्टर बन होती। जाती? डांसर, ओके, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं, पापा का पापा फोर्स। बनाना चाह रहे थे। हाँ, डांसर, पहली बार ऑन स्क्रीन रोमांस किसके साथ किया था? एक्टर के साथ। फर्स्ट किस? फर्स्ट किस कब किया था? हम्म, 8th क्लास में। 8th क्लास में? बहुत प्रो हूँ वाह! मैं 8th क्लास में, सारे इम्पोर्टेंट काम मैंने पहले ही कर लिए थे। अब ये टच में है वो? नहीं। नहीं। एक एक्टर जो अननेसेसरी हाइप्ड है, बहुत है, ओवर हाइप, बहुत है, नाम? बहुत सारे। अरे जितने भी अभी आ रहे हैं सब मुझे ओवर हाइप्ड ही लगते हैं। मतलब क्या है, हम एक्टिंग कर कर के मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के सिर्फ या तो नाम से जा रहे हो, या एक डिजिट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपके इन्फ्लुएंसर्स में, आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं, कितने नंबर क्या है आपका, उससे बढ़ गए हैं लोग। तो वेस्ट है, मुझे लगता है ये सब जो आ रहे हैं ये वेस्ट है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो बहुत है। वन रोल यू रिग्रेट रिजेक्टिंग? ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैं जिसके लिए रिग्रेट करती रिग्रेट हूँ। एक्सेप्टिंग? सेम? एक्सेप्टिंग के लिए हाँ, एक शो था मेरा, डेली सोप ही था। हम्म, बोला गया था मुझे कि लीड की सिस्टर हो। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी फ्रेंड, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी लीड की फ्रेंड बनने वाला रोल कभी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने फ्रेंड बना के मुझे जूनियर आर्टिस्ट में खड़ा कर दिया था। ओह, और 15 दिन तक मैं जूनियर आर्टिस्ट की तरह उनके साथ ग्लास में, हाथ में वाइन जो भी वो पकड़ाते थे, वो पकड़ के एक कोने में खड़ी हो गई थी। और 15 दिन बाद डायरेक्टर ने मुझे लीड से इंट्रोड्यूस कराया, वो भी इसलिए क्योंकि एक सीन में वो लीड के लिए थोड़ा-सा गैप बच रहा था, उस जगह पे उसके फिलिंग के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, "अरे, अरे इधर आओ, इधर तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अरे ये", और ये लीड है सपोज़, "ये देखो, ये है आपकी फ्रेंड बनी है, ये 15 दिन से आ रही है, मिलो, मिलो, हाय बोलो।" मैं बोला, "सर मैं 15 दिन से आ रही हूँ, आपने मुझे देखा नहीं। आज आपको पता चल रहा है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। अब तक मैं बैकग्राउंड में पीछे जूनियर आर्टिस्ट के साथ ही खड़ी थी।" तो उस वो मेरे लिए बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। कोई एक्टर जिस पे आपका क्रश था बट जब मिली तो पूरा मूड ही खराब हो गया यार, शिट? मुझे किसी पे क्रश नहीं था। मुझे किसी एक्टर पे ऑन स्क्रीन, मतलब ऐसे, या सेट पे मुझे ऐसा कोई क्रश-व्रश नहीं होता। मैंने जैसे बताया कि मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर कोई अट्रैक्ट करता है तो अलग बात है। लेकिन मुझे किसी पे क्रश नहीं हुआ, तो मिलके मूड खराब होने वाली बात तो बहुत दूर की बात डेटिंग समवन? है। मेबी यस। येस, मेबी नो। एक तो यू आर सो बोल्ड, हाँ, हाँ। आप तो बोल सकते हो ना, बिंदास हो, तो तभी तो बोल रही हूँ, ये तो पता है, मैं अपना थोड़ा तो कुछ तो कुछ तो रखूँगी। रखेंगे। मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट व्हाइल फिल्मिंग ए बोल्ड सीन? मेरे लिए कभी कोई ऑकवर्ड मोमेंट नहीं हुआ है। मैंने दूसरों को ऑकवर्ड किया है। मैंने मेल एक्टर्स को ऑकवर्ड किया है। आई एम श्योर। तो मैंने किसी मुझसे सब ऑकवर्ड हो जाते थे कि अरे यार ये इतनी फ्री है, इसके साथ तो सर मैं कैसे करूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल दुर्गेश सर, वो मुझे कभी नहीं बताते थे कि रेप सीन में क्या करना है। वो मुझे बोलते थे, "प्रिया तेरे को पता है ना लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट?" मैं बोला, "हाँ, मैं कर लूँगी, उसको समझाओ आप।" और वो बेचारा 2 बार, 3 बार, सर फिर वो दुर्गेश सर कहते भी थे कि, "ए हाथ मत पकड़, हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं, हाथ का शॉट भी नहीं लग रहा, हाथ क्यों पकड़ रहा है?" तो और लड़के बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लड़कों बहुत, के लिए। हाँ, तो लड़के ऑकवर्ड हो जाते थे। मैं उसको कहती थी कि तू कंफर्टेबल हो जा। 2 मिनट के लिए समझ ले कि तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। एक डायरेक्टर जिसके साथ आप दोबारा काम करना चाहते हैं और या ड्रीम है काम करने दोबारा का? तो फिर आपके साथ करना चाहती हूँ मैं, क्यों? दोबारा। क्योंकि मुझे लगता है कि आगे जाके आप कुछ बहुत बड़ा फोड़ने वाले हो वाह! और उसमें मुझे ही लो। मैं किसी तो और का ना, पॉजिटिव या नेगेटिव? आई एम जो आप बना दो, जो वाओ! आप बना दो। ग्रेट। और जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, इम्तियाज़ अली सर हुँ, हुँ। एंड संजय लीला भंसाली सर, उनके ओह! साथ। नाइस। तो फाइनली हम एंड की तरफ बढ़ते हैं। हुँ। किस्से कहानियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होंगी और कभी ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जाने से पहले अभी ऐसा ट्रेडिशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि आप सॉन्ग या आपकी जो भी हॉबी हो, किस तरह आप बताएँगे ऑडियंस को कि प्रिया मिश्रा इज़ अनस्टॉपेबल? इस पूरे चैट को ही देखकर लोग समझ गए होंगे कि हाँ, अनस्टॉपेबल तो हूँ मैं। बट अगर कुछ करना है तो मुझे एक गाना, मैं शायद उससे बहुत रिलेट करती हूँ, तो हुँ, मैं हुँ। वो सुना सकती हूँ। ओह! मैं यू बहुत कैन ही सिंग? बेसुरी हूँ, मैं पहले ही वाह! बता रही हूँ। मतलब प्लीज़ मेरी गाने को जज मत करना। जब तक है जहाँ का गाना है। चली रे, चली रे, जुनूँ को लिए, कतरा, कतरा लम्हों
को पिए, पिंजड़े से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो। You have a beautiful voice. अरे ये क्या बात है। मुझे लगता है ये आवाज गूंज रही है इसलिए अच्छी लग रही है। Thank you, Priya. Thank you Thanks so a lot. much. Thanks a Thank you lot. so Thanks.